चलिए, हम बिहार क्वेश्चन क्लियर हिस्ट्री की किताब को पढ़ रहे थे, जिसमें मैंने 7 चैप्टर के क्वेश्चंस को बताया था। ठीक है, राष्ट्रीय संहिता का। आज हम इस वीडियो में 8वां अध्याय राष्ट्रवाद का उदय और जर्मनी का राष्ट्रीय एकीकरण से लेकर द्वितीय विश्व युद्ध तक आज इस वीडियो में हम देखेंगे। ठीक है, चलिए हम इसको शुरू करते हैं आज अपने 8वां अध्याय से। 8वां अध्याय क्या है? राष्ट्रवाद। ठीक, चलिए। 8वां राष्ट्रवाद का उदय और जर्मनी का राष्ट्रीय एकीकरण। जर्मनी का एकीकरण और राष्ट्रवाद का उदय से क्या बीएसएससी बीपीएससी में प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, जो बीएसएससी बीपीएससी द्वारा जो भी पेपर लिए जा रहे हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं क्लास को। जर्मनी के एकीकरण के बाद, जर्मनी के एकीकरण के बाद बिस्मार्क, ठीक है, जर्मनी के एकीकरण के बाद बिस्मार्क ने रक्त एवं लोहे की नीति को परित्याग यानी त्याग दिया कर कौन सी नीति अपनाई। ठीक है, कहने का अर्थ यह है कि जर्मनी के एकीकरण, जब जर्मनी का एकीकरण हुआ उसके बाद बिस्मार्क ने रक्त एवं लोहे की जो नीति थी उसको त्याग कर कौन सी नीति अपनाई, तो वह नीति थी शांति एवं निर्माण की नीति। ठीक है, शांति एवं निर्माण की नीति किसने अपनाई? बिस्मार्क ने अपनाई। कब? जर्मनी के एकीकरण के बाद। किस नीति को त्यागने के बाद? रक्त एवं लोहे की नीति को त्यागने के बाद शांति एवं निर्माण की नीति को अपनाई। ठीक है, चलिए। जर्मनी के एकीकरण के वस्तुकार कौन था जो रक्त एवं लोहे की नीति पर विश्वास करता था? ठीक है, यहाँ पूछा है कि जर्मनी का जब एकीकरण हुआ तो वह कौन वस्तुकार था जो रक्त एवं लोहे की जो नीति थी, ठीक है, उस पर विश्वास करते था। तो वो थे ओटो वन बिस्मार्क। ओटो वन बिस्मार्क ये एक वस्तुकार थे जो रक्त एवं लोह नीति पर विश्वास करते थे। ठीक है, ठीक है, तो ओटो वन बिस्मार्क। ठीक है, तो इसकी जगह पर कौन सी नीति आई? शांति एवं निर्माण की नीति। ठीक है, किसकी जगह? रक्त एवं लोह की नीति के स्थान पर। चलिए अगला क्या है? प्रशा के राजा विलियम प्रथम। प्रशा के राजा कौन थे? विलियम प्रथम। ठीक है, प्रश्न में भी उत्तर ढूंढने का प्रयास करिए, प्रश्न में भी शब्दों को पकड़िए। ठीक है, को प्रशा के राजा विलियम प्रथम को कहाँ जर्मनी का साम्राज्य घोषित किया गया? कहाँ पे जर्मनी का साम्राज्य घोषित किया गया? तो वायसराय में। कहाँ? वायसराय में। ठीक है, इसमें तो यही 3 प्रश्न आया था। ठीक है, जर्मनी का एकीकरण, ठीक है, राष्ट्रवाद का उदय। अगला है रोम की सभ्यता। अगला क्या है? रोम की सभ्यता। भारत में रोमन व्यापारियों की बस्ती के अवशेष किस स्थल से मिले हैं? भारत में, अपने इंडिया में रोमन व्यापारियों की बस्ती के अवशेष जो शेष रह जाता है, ठीक है, किस स्थल से मिले हैं? तो वह अरिक मेड्डू से मिले। कहाँ से? अरिक मेड्डू से। आई केम आई सो आई कंसर्न किसने कहा था? मतलब कि आई केम आई सो आई कंसर्न का नारा किसने दिया था? तो आप कहेंगे जूलियस सीजर ने। किसने? जूलियस सीजर ने। ठीक है, चलिए। प्यूनिक युद्ध के मध्य लड़े गए, मतलब जो प्यूनिक युद्ध है, कौन सा युद्ध? प्यूनिक युद्ध, वो किसके मध्य लड़े गए? तो आप कहेंगे रोम और कार्थेज के मध्य लड़े गए। किसके? रोम और कार्थेज के मध्य लड़े गए। अगला है, ठीक है, 9वें जो अध्याय था, ठीक है, रोम का सभ्यता, उसमें से इतने ही प्रश्न पूछे गए हैं। अगला है 10वां रूस की क्रांति। रूस में नई आर्थिक नीति लागू करने का श्रेय किसको दिया जाता है? रूस में नई आर्थिक नीति लागू करने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो लेनिन को। किसको? लेनिन को। लेनिन के द्वारा, ठीक है, लेनिन के द्वारा मांगी गई मांग जो अप्रैल
थीसिस कहलाती है क्या है? मतलब ये पूछा है कि लेनिन के द्वारा मांगी गई मांग क्या थी, कौन सी मांग थी? तो वो मांग थी अप्रैल थीसिस। और अप्रैल थीसिस क्या है वो पूछा है। जो अप्रैल थीसिस क्या है? अप्रैल थीसिस वो चीज है, रूस तुरंत प्रथम विश्व युद्ध से बाहर निकले, ठीक है, कृषकों को भूमि का स्थानांतरण, औद्योगिक मजदूरों को कंपनियों का नियंत्रण, ठीक है, बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, ठीक है, किसके अंदर? अप्रैल थीसिस के अंदर। मतलब कि जो लेनिन, ठीक है, जो लेनिन की अप्रैल थीसिस में निम्न मांगे थी, ठीक, अप्रैल थीसिस में क्या मांगे थी? कि रूस तुरंत प्रथम विश्व युद्ध से बाहर निकले, ठीक है, कृषकों की भूमि का स्थानांतरण हो, औद्योगिक मजदूरों को कंपनी का नियंत्रण और बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो, ठीक है। ये था अप्रैल थीसिस। किसके द्वारा मांगी हुई थी? लेनिन के द्वारा। निम्नलिखित घटनाओं के घटित वर्ष एवं काल क्रमानुसार सही विकल्प चुनिए, ठीक है। तो ये जानिए, पहला क्या है? रूस की क्रांति। रूस की क्रांति कब हुई? 1917 में, ठीक है, जैसे नीचे लिखा हुआ है रूस की क्रांति कब हुई? 1917 में। यहाँ लिखा है यूएसएसआर का विघटन। यूएसएसआर का विघटन यानी सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? 1991 में। जो बच्चे, ठीक है, ह्यूमैनिटीज से अभी अभी पास किए हैं 12वीं, उनके लिए सब आसान होगा ये, कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? 1991 में। बर्लिन के दीवार का पतन कब हुआ? ठीक है, 1989 में, ठीक है। वही कह रहा हूँ, जो बच्चे ह्यूमैनिटीज से अभी 12वीं पास किए हैं उनके लिए ये दोनों बहुत आसान होगा। रूसी क्रांति 1917, ठीक है, सोवियत संघ का विघटन 1991 और अफगानिस्तान पर सोवियत आक्रमण 1979, जिसके अनुसार आप लगा लीजिए, ठीक है। इतना याद रखिए, इस प्रश्न को मत देखिए, बस ये चार चीज याद रखिए कि रूसी क्रांति 1917, ठीक है, सोवियत संघ का विघटन हुआ 1991, बर्लिन की दीवार का पतन कब हुआ, अफगानिस्तान पर सोवियत आक्रमण कब हुआ? 1979, ठीक है, ध्यान दीजिए इस पे। अगला है, रूस में वसंत क्रांति कब हुई? रूस में वसंत क्रांति कब हुई? तो रूस में वसंत क्रांति 8 मार्च 1917 को हुई। कब हुई? 8 मार्च 1917 को, ठीक है। पांचवा प्रश्न है, रूस में ड्यूमा क्या है? ड्यूमा क्या है? सांसद, ठीक है। वही कह रहा हूँ कि जो बच्चे ह्यूमैनिटीज से पास किए हैं 12वीं अभी, ठीक है, उनके लिए ये आसान है, ठीक है, बहुत आसान है। रूस में ड्यूमा क्या है? रूस के संसद को ड्यूमा कहा जाता है, ठीक है। 1917 की क्रांति, 1917 की क्रांति क्या है? रूसी क्रांति के दौरान बोल्शेविकों का नारा क्या था? रूसी क्रांति के दौरान बोल्शेविकों का नारा क्या था? तो आप कहेंगे कि शांति भूमि रोटी, शांति भूमि रोटी नारा था, ठीक है। लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था? लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था? तो आप कहेंगे स्टालिन। कौन था? स्टालिन। नवंबर 1917 में बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? ठीक है, जैसे ऊपर बताया, यहाँ इसको याद रखिए कि रूस में वसंत क्रांति कब हुई? 8 मार्च 1917, ठीक। ड्यूमा क्या है? रूस का संसद, ठीक है। बोल्शेविकों का नारा क्या था? शांति भूमि रोटी। लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था? स्टालिन, ठीक है। 1917 में बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो आप कहेंगे लेनिन ने किया, ठीक है। अगला क्या है, 1917 में रूसी क्रांति के बाद एक नया ग्रुप स्थापित हुआ, किस नाम से जाना जाता है? तो वो सर्वहारा वर्ग की तानाशाही, ठीक है, कि 1917 के रूसी क्रांति के बाद एक नया ग्रुप स्थापित हुआ, तो जिसे किस नाम से जाना जाता है? उसे सर्वहारा वर्ग की तानाशाही के नाम से जाना जाता है, ठीक है। लेनिन कहाँ के शासक थे? तो लेनिन सोवियत रूस, ठीक है, वहाँ के शासक थे। 22 जनवरी 1905 में कौन सी घटना हुई? तो 22 जनवरी 1905 में खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है, ठीक है। खूनी रविवार की घटना कब हुई? 22 जनवरी 1905। 22 जनवरी 1905 की कौन सी घटना हुई? खूनी रविवार, ठीक है। रूस की राज्य क्रांति का नेतृत्व किसने किया? रूस की राज्य क्रांति का नेतृत्व किसने किया?
तो आप कहेंगे लेनिन ने किया। लेनिन ने किसका नेतृत्व किया? रूस की राज्य क्रांति का नेतृत्व किया। निम्न में से भारत में रूसी क्रांति का किसको प्रभाव कहा जाता है? निम्नलिखित में भारत में रूसी क्रांति का किसको प्रभाव कहा जाता है? ठीक है, तो वह प्रभाव है कि रूसी क्रांति प्रभाव कई घटना में देखा जा सकता है। 1920 से 21 में R.S. अवस्थी द्वारा रेड रेवोल्यूशन पुस्तक का प्रकाशन। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू एवं रविन्द्रनाथ टैगोर को रूस की यात्रा। ठीक है, 1920 के दशक के मध्य भारत में साम्यवादी दल का गठन शामिल हुआ। ठीक है, ये रूसी क्रांति का प्रभाव भारत में देखा जा सकता है। ये लिख लीजिएगा कि रूसी क्रांति का प्रभाव भारत में क्या था। ठीक है, पहला क्या था कि 1920 और 21 में R.S. अवस्थी द्वारा रेड रेवोल्यूशन पुस्तक का प्रकाशन हुआ। ठीक है, किसके द्वारा? R.S. अवस्थी के द्वारा रेड रेवोल्यूशन पुस्तक का प्रकाशन हुआ। ठीक है, उत्तर में भी पॉइंट ढूंढिए, इसमें से भी अलग पॉइंट बनाकर प्रश्न पूछ देगा। जवाहरलाल नेहरू एवं रविन्द्रनाथ टैगोर की रूस यात्रा। ठीक है, 1920 के दशक के मध्य भारत में साम्यवादी दल का गठन शामिल है। ठीक है, ये सब प्रभाव पड़ा। अगला क्या है? अगला है 1917 में कौन सा देश प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया? 1917 में कौन सा देश प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया? तो आप कहेंगे रूस। ठीक है, 1917 में कौन सा देश अलग हो गया? रूस। ठीक है, और जो प्रथम विश्व युद्ध का समय है वो कौन सा था? 1914 से 1918। ठीक है, चलिए, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? मतलब कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? ठीक है, काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार सबसे पहले कहाँ मिला? मतलब कि दो प्रश्न हैं, उसका उत्तर एक ही है। तो समझिए कि साम्यवादी शासन का प्रयोग, पहला प्रयोग कहाँ हुआ? कौन सी देश में हुआ? तो रूस में हुआ। काम के अधिकार को, कि काम करना सबका अधिकार है। ठीक है, संवैधानिक अधिकार सबसे पहले कहाँ लिया गया? तो आप कहेंगे रूस में लिया गया। ठीक है, कहाँ मिला? रूस में मिला। काम का अधिकार, संवैधानिक अधिकार किस देश में पहले मिला? तो रूस में मिला। ठीक, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? रूस में हुआ। 16वां, निम्नलिखित में से कौन सा रूसी क्रांति तथा USSR के प्रभाव के तहत निर्मित हुआ है? ठीक है, तो आप कहेंगे कि ग्रेट ब्रिटेन का साम्यवादी दल, कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, पूर्व के लोगों का सम्मेलन 1920। ठीक है, द कामिंटन। क्या है? कामिंटन। ठीक, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है 11वां, यूनान की सभ्यता। देखते हैं कि BSSC BPSC में यूनान की सभ्यता से क्या प्रश्न पूछा गया है। अलेक्जेंडर कहाँ का राजा था? अलेक्जेंडर कहाँ के राजा थे? ग्रीस। ठीक, चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किस संधि के द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई? किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई? तो आप कहेंगे कौन सी संधि? कुस्तुनतिनिया की संधि 1832। ठीक, रैक्सोना किसकी पत्नी थी? तो आप कहेंगे सिकंदर की पत्नी रैक्सोना। ठीक है, जैसे खान सर के पॉकेट जीके में जो सिकंदर का अध्याय है, मेरे हिसाब से 16वां अध्याय है। ठीक है, जिसको मैंने 2 वीडियो में या 1 वीडियो में पढ़ा रखा है, आप उसमें जाके पढ़ सकते हैं सिकंदर के बारे में यदि आपको जानना है। अगला है, उसमें मैंने इस प्रकार से पढ़ा रखा है कि प्रश्न किस प्रकार से पेपर में पूछेगा। ठीक है, वो सबके लिए है, BSSC, रेलवे, बैंकिंग। ठीक है, जहाँ जहाँ जीके पूछा जाएगा, खान सर का पॉकेट जीके। ड्रैकोन के कानून किस सभ्यता से संबंधित है? जो ड्रैकोन, कौन सा कानून? ड्रैकोन कानून किससे संबंधित है? यूनान, ग्रीस से संबंधित है। ठीक है, ड्रैकोन कानून। अगला है मिस्र की सभ्यता। 12वां अध्याय है मिस्र की सभ्यता। निम्नलिखित सभ्यताओं को एक ऐतिहासिक, ठीक है, जिसे क्या कहता है? कालानुक्रम, ठीक है, लाइन वाइज में रखते हुए दिए गए कूटों से ठीक उत्तर चुनिए। ठीक है, यहाँ कुछ
इसमें कह रहा है कि समय के अनुसार, ठीक है, समय के अनुसार यहाँ पे उसको काल अनुक्रम यानी उसके ऐतिहासिक काल अनुक्रम के अनुसार से लगाना है कि पहले कौन पहले कौन पहले कौन, ठीक है। तो इसमें उसका उत्तर सी हो जाएगा, यानी जो पहला है तो पहले मिस्र, ठीक है, फिर उसके बाद सुमेरियन, ठीक है, फिर उसके बाद सुमेरियन आए, फिर उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता हुआ, फिर उसके बाद यूनानी, ठीक है। इसी को कहा जाता है कॉर्नोलॉजिकल ऑर्डर, ठीक है। 13वां अध्याय है साम्राज्यवाद, उदारवाद, उपनिवेशवाद और साम्यवाद और राष्ट्रवाद। देखिए, साम्राज्यवाद, उदारवाद, उपनिवेशवाद और साम्यवाद और राष्ट्रवाद को आपको अच्छे से समझना है। तो मैंने जिस प्रकार से यूनिवर्सिटी में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जा रहा है, उस प्रकार से मैंने पढ़ा रखा है, ठीक है, जो आके आप मेरे वीडियो में देख सकते हैं। चलिए प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से किसने कहा कि इतिहास वर्ग संघर्ष की कहानी है? मतलब कि ये नारा किसने दिया? इतिहास वर्ग संघर्ष की, इतिहास वर्ग संघर्ष की कहानी है। तो आप कहेंगे कार्ल मार्क्स, ठीक है, कार्ल मार्क्स। चलो, चीन से मिलने से पहले जो हांगकांग किसका उपनिवेश था? तो आप कहेंगे ब्रिटेन का उपनिवेश था, ठीक है। निम्न को एक ऐतिहासिक कालानुक्रम, ठीक है, जैसे क्या क्या कहा जाता है, समय के अनुसार लगाना में रखते हुए दिए गए कूटों से ठीक उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका उत्तर डी हो जाएगा, यानी चौथा। चौथा क्या है? पहले कार्ल मार्क्स, ठीक है, फिर उसके बाद लेनिन, फिर उसके बाद गांधी जी, फिर उसके बाद माओ तसे तुंग, ठीक है, माओ तसे तुंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्ल मार्क्स ने राष्ट्र के सिद्धांत का विकास किया था, जिसे कहते हैं, मतलब कि कार्ल मार्क्स ने राष्ट्र के सिद्धांत का विकास किया, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे साम्यवाद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साम्यवाद, ठीक है। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन है? साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन है? तो कार्ल मार्क्स, ठीक। कौन एक कम्युनिस्ट नेता था? ठीक है, प्रश्न पूछा गया है कौन एक कम्युनिस्ट नेता थे? तो सभी एक कम्युनिस्ट नेता थे, लेनिन, ठीक है, स्टालिन और माओ तसे तुंग, ठीक है। इनमें से कौन विश्वास करता था कि एक साम्यवादी समाज भविष्य के प्राकृतिक समाज था? इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से उस व्यक्ति का नाम बताइए जो विश्वास करता था कि एक साम्यवादी समाज भविष्य की प्राकृतिक समाज है। तो आप कहेंगे कार्ल मार्क्स। स्वतंत्रता, समान नियमों तथा समान अवसरों के प्रारंभिक विचारों को फ्रांसीसी सामाजिक बदलाव से प्रयुक्त करने वाले व्यक्ति का सही समूह है। तो जॉन लॉक, जीन जैक्स रूसो, ठीक है। चलिए, 9वां है 1950 के पहले हिंद चीन में कौन कौन से देश शामिल थे? हिंद चीन में कौन से देश शामिल थे 1950 से पहले? तो आप कहेंगे वियतनाम, कंबोडिया और लाओस, ठीक है। 1950 से पहले हिंद चीन में शामिल थे। मनुष्य पैदा तो स्वतंत्र हुआ है, लेकिन सर्वत्र जंजीरों से बंधा हुआ है। ये किसने कहा है कि मनुष्य पैदा तो स्वतंत्र हुआ है, लेकिन सर्वत्र जंजीरों से बंधा हुआ है? यह किसने कहा था? तो रूसो ने कहा था। किसने? रूसो ने, ठीक। चलिए अगला अध्याय क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ से किस प्रकार का प्रश्न बीएसएससी बीपीएससी में पूछा गया है? यूएनओ का फुल फॉर्म क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ, ठीक है। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में है, ठीक है। जो बच्चे ह्यूमैनिटीज से पढ़े हैं 12वीं पॉलिटिक्स, उसके अंदर पॉलिटिक्स पढ़े हैं, तो ये यूएनओ उत्तर निकाल ले जाएंगे, ठीक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? ठीक है, जो बच्चे ह्यूमैनिटीज पढ़े हैं 12वीं में NCERT, उनके लिए प्रश्न हलवा है, ठीक है, कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? तो आप कहेंगे स्विट्जरलैंड, ठीक है।
इसकी स्थापना कब हुआ था? 1948 में हुआ था। ठीक है, 7 अप्रैल 1948। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? ये भी प्रश्न आप निकाल ले जाएंगे। तो क्या है? पेरिस में है। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र महासभा का कार्यालय कहाँ है? ये भी प्रश्न आप निकाल लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये सब 12वीं के जो पॉलिटिक्स वाला किताब है, ह्यूमैनिटीज़ के बच्चे जो जो पढ़े हैं, वो सारे प्रश्न ये निकाल लेके जाएंगे, क्योंकि ये सब उसमें पढ़ा रखा है उस किताब में, एनसीईआरटी में। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? अक्टूबर 24। ठीक है, 24 अक्टूबर को मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र दिवस। संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक सदस्य देशों की संख्या कितनी थी? संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक सदस्य देशों की संख्या कितनी थी? तो आप कहेंगे 50 थी। कितनी? 50। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, ये वाला भी प्रश्न है उस एनसीईआरटी में। ठीक है, सब एनसीईआरटी का प्रश्न है। ठीक है, अधिकतम सारे प्रश्न जो हैं वो क्या है? एनसीईआरटी से लिए गए हैं। एनसीईआरटी पढ़िए आप पहले। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में। ठीक है। इनमें से कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ संगठन का प्रमुख अंग नहीं है? ठीक है, तो कौन सा नहीं है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। इसके अंदर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ठीक है, जिसमें कितने जज बैठते हैं, ठीक है, कितने परमानेंट है, कितने कितने साल में वहाँ से हटेंगे, ठीक है, सुरक्षा परिषद क्या है, ठीक है, सिक्योरिटी काउंसिल, ये सब एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। ये उन बच्चों के लिए एकदम आसान हो जाएगा जो बच्चे 12वीं क्लास में ह्यूमैनिटी से पढ़ाई को कर रखा है। ठीक है, पढ़ाई पढ़ रखा है। यूएनओ के आधिकारिक भाषा कितनी है? यूएनओ की आधिकारिक भाषा कितनी है? 6। कितनी है? 6। चलिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक है, इसलिए देखिए प्रश्न दोनों सेम है। जैसे ऊपर आया था कि संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर। स्थापना कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945। ठीक है, याद रखिए। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ठीक है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहाँ स्थित है? मुख्यालय तो आप कहेंगे हैग में। ठीक है, कहाँ? हैग में। इसमें टोटल 15 जज होते हैं। कितने? 15 जज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार देख लीजिएगा कि इसमें 15 या 9 जज हैं। ठीक है, एक बार चेक कर लीजिए 15 या 9। ठीक है, कंफर्म कर लीजिएगा एक बार। चलिए आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की आम भाषा की अध्यक्ष एकमात्र भारतीय महिला बनी थी, वो कौन थी? तो आप कहेंगे विजया लक्ष्मी पंडित। ठीक है, चलिए 13वां प्रश्न कुछ इस प्रकार है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी सिक्योरिटी काउंसिल में कितने सदस्य हैं? तो आप कहेंगे कि 5 सदस्य हैं। ठीक है, अब कमेंट बॉक्स में बताइए इन 5 सदस्यों में से कितने परमानेंट हैं और कितने नॉन परमानेंट हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ के संविधान चार्टर में कुल कितने अनुच्छेद हैं? ठीक है, पूछा है कि संविधान चार्टर में कुल कितने अनुच्छेद हैं संयुक्त राष्ट्र यूएनओ में? तो आप कहेंगे कि टोटल 111 अनुच्छेद और 19 अध्याय हैं। 111 अनुच्छेद और 19 चैप्टर हैं। ठीक है, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? उसका मुख्य उद्देश्य था कि विश्व में आर्थिक स्थिरता एवं पुनर्रोजगार, ठीक, व्यापार, विश्व व्यापार संगठन के मध्य से वैश्विक आर्थिक स्थिरता लाना, ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध में उपजी आर्थिक मंदी को कम करना, ठीक है, इसका उद्देश्य था। इस सम्मेलन का उद्देश्य यही था। इनमें से कौन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश थे? ठीक है, पूछा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थे? तो आप कहेंगे
डॉक्टर नागेंद्र सिंह। ठीक है, चलिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए जो बीएसएससी बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने सदस्य हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ में 191 सदस्य हैं। ठीक है, वर्तमान में तो कुल उसमें 193 सदस्य थे, लेकिन 193वां देश दक्षिण सूडान है। ठीक है, जो 2011 में शामिल हुआ। प्रश्न काल के समय सदस्यों की संख्या 191 थी। ठीक है, चलिए अभी जो प्रश्न पूछा गया तो 191 थे उस समय का उत्तर। जो अभी की बात किया जाए 2025 में तो कितने सदस्य हैं? 193 सदस्य हैं। और आखिरी जो 193वां देश कौन सा है? तो दक्षिणी सूडान। कौन? दक्षिणी सूडान। ठीक है, चलिए 18वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है? इनमें से कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है? तो आप कहेंगे विश्व स्वास्थ्य संघ। ठीक है, ये अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है। इसके टोटल 6 अंग ही हैं, जैसे मैंने ऊपर बताया आपको। संयुक्त राष्ट्र का चार्टर कहाँ तैयार हुआ था? तो आप कहेंगे कि सैन फ्रांसिस्को में तैयार हुआ था। कब किया गया था? 26 जून 1945। लिख लीजिए। भारत में यूएन का सदस्य किस वर्ष बना? भारत यूएन का सदस्य कब बना? तो आप कहेंगे कि 1945 में। ठीक है, यूएन का सदस्य बना। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का प्रारूप किस सम्मेलन में तैयार किया गया? तो आप कहेंगे कि वो सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में यूएनओ का प्रारूप तैयार किया गया। कौन से सम्मेलन में? सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में। ठीक है, इसी के साथ यहाँ 21 प्रश्न समाप्त होते हैं। ठीक है, अब अगला अध्याय है 15वां अध्याय। आज हम टारगेट लेके चले थे कि इसमें हम 16 अध्याय को देखेंगे, तो 16 अध्याय को देखेंगे। ठीक है, इसी के साथ सब्सक्राइब करिए। ठीक है, रोम चलो का नारा किसने दिया? रोम चलो का नारा किसने दिया? आप कहेंगे मुसोलिनी ने। ठीक है, अगला प्रश्न है कि इटली ने आक्रमण कर किस देश को जीता था? तो आप कहेंगे कि इरिट्रिया देश को जीता था इटली ने आक्रमण कर। और कब्जा कब किया था? 1885 में। 16वां अध्याय है द्वितीय विश्व युद्ध। चलिए यहाँ क्या पूछा है पहले प्रश्न में कि 1941 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किस घटनाओं के कारण जर्मनी और उसके साथी राष्ट्रों से हार हुई? ठीक है, तो आप कहेंगे कि जर्मनी का रूस पर आक्रमण और जापान का पर्ल हार्बर पर आक्रमण के कारण राष्ट्रों की हार हुई थी। ठीक है, जापान, जर्मनी और इटली ने मिलकर एक जूट का निर्माण किया जिसका क्या नाम पड़ा? जिसका नाम पड़ा धुरी शक्ति। प्रथम विश्व युद्ध में धुरी शक्ति में कौन से देश थे? जापान। ठीक है, कौन से देश? जापान और इटली। जापान, जर्मनी, इटली एकजुट का निर्माण करते हैं, धुरी शक्ति। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्रों में निम्न में से कौन सा देश शामिल नहीं हुआ? धुरी राष्ट्र में कौन सा देश शामिल नहीं हुआ? तो कौन से देश शामिल थे? जापान शामिल था। ठीक, इसके साथ और कौन शामिल था? जर्मनी शामिल था और इटली शामिल था। बचा कौन? ब्रिटेन। ठीक है, तो ब्रिटेन इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ हमारा जो 16 अध्याय ये समाप्त होता है। चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसके आगे अगले वीडियो में हम क्या 16वां अध्याय के आगे देखेंगे। 16 अध्याय के आगे क्या है? 17वां है फ्रांस की क्रांति। ठीक है, यहाँ से हम 26 अध्याय यानी विविध तक हम देखेंगे। इसी के साथ हमारा बिहार क्वेश्चन क्लियर हिस्ट्री से विश्व का इतिहास का जो भाग है वो हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही।